फ्रेंड्स, आज की कहानी है नौकरानी की जिंदगी भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा, पवित्रा राजेश से कहती है कि आप शराब बहुत पीते हैं और इसके अलावा तो मुझे आप में कोई कमी नहीं नजर आती। तब राजेश बोला, लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पवित्रा बोली। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? राजेश ने पूछा। जी, पवित्रा नाम है मेरा, पवित्रा बोली। इसलिए तुम उपदेश अच्छा देती हो। और इतना कहकर राजेश हंस पड़ा और पवित्रा उसे बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखती रही। अब आगे। जब राजेश ने पवित्रा को अपने आप को घूरते हुए देखा तो वो बोला, ऐसे क्या घूर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, पवित्रा बोली। क्या ऐसे ही? बताओ भी, डर क्यों रही हो? राजेश ने पूछा। वो आप हंसे, इसलिए आपको गौर से देख रही थी, पवित्रा बोली। हंस लेता हूँ मैं भी कभी कभी, नहीं तो जीऊंगा कैसे? राजेश बोला। ऐसी क्या वजह है जो आप जीना नहीं चाहते? पवित्रा ने पूछा। तुमसे मैंने जरा सी बात क्या कर ली, तुम तो मेरे सर पर सवार होने लगी। और इतना कहकर राजेश वहां से जाने लगा तो पवित्रा ने उसे रोकते हुए कहा, मैं आपके लिए घर से खाना लाई थी, खाकर जाइएगा। पवित्रा की बात सुनकर राजेश मुड़ा और बोला, अगर तुम कल की बात का एहसान चुकाने आई हो तो फिर तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। तुम क्या मैं किसी भी लड़की के साथ वो सब होते हुए नहीं देख सकता था? राजेश बोला, एहसान नहीं चुका रही हूँ, माँ के हाथों का बना खाना था, सोचा आपको भी खिला दूं, पवित्रा बोली। ये सुनकर राजेश का गर्म दिमाग कुछ ठंडा हुआ और बोला, खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है? हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, पवित्रा बोली। माँ से खाना बनवाती हो तो तुम क्या करती हो, कामचोर कहीं की? राजेश बोला। ये सुनकर पवित्रा खींच पड़ी और बोली, खाना है तो खा लीजिए, नहीं तो कामचोर लड़की तो ये खाना खाएगी ही। तुम तो नाराज होती हो, राजेश बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पवित्रा बोली। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गुस्से में हो, राजेश बोला। नहीं हूं नाराज, ना कह दिया ना मैंने। अब तो पवित्रा जोर से खींच पड़ी। ओहो, चलो तो अब खाना ही खा लेते हैं, नहीं तो अभी तुम्हारे गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ेगा, राजेश बोला। नहीं, अब मुझे खाना नहीं खाना, मेरी भूख मर गई। और इतना कहकर पवित्रा जाने लगी तो राजेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, गुस्सा क्यों होती हो, चलो खाना खाते हैं ना। अब मुझे खाना खाना ही नहीं है, पवित्रा बोली। लेकिन मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, राजेश बोला। तो ये रहा टिफिन, आप जाकर खाना खा लीजिए, पवित्रा बोली। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम भी साथ में खाओ, राजेश बोला। नहीं, आपकी रूखी बातों से ही मेरा पेट भर गया, पवित्रा बोली। मैं और रूखी बातें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 24 घंटे शराब पीकर गला तर रखता हूँ, मुंह से रूखे बोल कैसे निकलेंगे भला? मेरे गले से हमेशा गीले बोल निकलते हैं, राजेश बोला। और फिर राजेश की बातें सुनकर पवित्रा को हंसी आ गई। पवित्रा के चेहरे की हंसी देखकर राजेश बोला, चलो ना, अब गुस्सा थूक भी दो, चलकर खाना खाते हैं। और फिर राजेश की बात मानकर पवित्रा उसके साथ खाना खाने बैठ गई। पवित्रा ने अपना टिफिन खोला तो उसमें जीरा आलू पराठे और आम का अचार था। खाना देखते ही राजेश बोला, जीरा आलू, ये तो मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मेरी माँ भी बनाया करती। तो क्या अब आपकी माँ बाप के साथ नहीं है, पवित्रा ने पूछा। पवित्रा की बात सुनकर राजेश कुछ उदास हो गया। तब पवित्रा को लगा उसने सही समय पर गलत सवाल पूछ लिया, लेकिन फिर वो बात बदलते हुए बोली, खाकर देखिए जीरा आलू, कसम से कहती हूँ आपको मजा आ जाएगा खाकर। और ये आम का अचार तो मेरी माँ ने लाजवाब बनाया है, पवित्रा बोली। मुझे पता है कि माँ के खाने में जादू होता है और सबसे ज्यादा सुकून मन को मिलता है माँ के हाथों का खाना खाकर, राजेश बोला। तो फिर खाइए ना, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, पवित्रा बोली। और राजेश ने उस दिन बड़े सालों बाद घर का खाना खाया, जिसे खाकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। और वो पवित्रा को बोला, शुक्रिया, और अपनी माँ को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहना। पवित्रा को भी राजेश की ये बात अच्छी लगी और वो बोली, आप हमेशा ऐसे ही रहा कीजिए, पवित्रा। खुशियां मेरे लिए एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुझे अब तो याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब खुश हुआ था,
राजेश बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में जो आपने खुश रहना छोड़ दिया? पवित्रा ने पूछा। आज ही सब कुछ पूछ लोगी, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। राजेश बोला, जी, इसका मतलब है कि आप कल भी मुझसे बात करेंगे? पवित्रा बोली, और क्या, बात भी करूंगा और साथ में खाना भी खाऊंगा। राजेश बोला। और फिर ऐसे ही राजेश और पवित्रा की दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। पवित्रा रोज राजेश के लिए खाना लाती और दोनों साथ में बैठकर खाते। दोनों की दोस्ती देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां की एक महिला ने पवित्रा से कहा भी कि तुम्हें प्रेम लीला करने के लिए ये शराबी ही मिला था क्या? तब पवित्रा बोली, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों केवल दोस्त हैं। तब वो महिला बोली, चल चल झूठी, एक आदमी और एक औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सुनकर पवित्रा फिर कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब वो पहले की तरह सबसे भिड़ती नहीं थी। उसके स्वभाव में अब थोड़ी गंभीरता आ गई थी। लेकिन उस औरत की बात से उसे दुख जरूर हुआ था। लेकिन ये समाज ही ऐसा है, अब कितना भी बचकर चलो, लेकिन उनकी गंदगी मानसिकता के छींटे आप पर पड़ ही जाते हैं। यही हाल पवित्रा का भी हो रहा था। लंच टाइम हुआ तो उदास मन से पवित्रा अपना लंच बॉक्स लेकर राजेश के पास पहुंची। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर राजेश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? जी, बस सिर दर्द हो रहा है थोड़ा सा, पवित्रा ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, शायद भूख से दर्द हो रहा होगा, खाना खा लोगी तो ठीक हो जाएगा, राजेश बोला। और फिर दोनों जैसे ही खाना खाने बैठे तो कुछ महिलाएं वहीं खड़ी होकर हंसी ठिठोली करने लगी। उनमें से एक बोली, देखो तो, लोगों को लिहाज ही नहीं रह गया, खुलेआम इश्कबाजी चल रही है। दूसरी बोली, अरे हाँ, पहले तो हमें लगा कि सती सावित्री होगी, लेकिन इसने तो अपने और रंग दिखा दिए। तीसरी बोली, न जाने क्या देखा इसने शराबी में। चौथी बोली, सही कहती हो बहन, लेकिन आजकल इश्क के लिए मन नहीं, कुछ लोग केवल तन देखते हैं। अब ये सुनकर राजेश का गुस्सा उन पर फट पड़ा और वो बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की पर ऐसे बेतुके इल्जाम लगाते हुए? हम क्यों शर्म करे, थोड़ी शर्म तू भी कर लिया कर। उनमें से एक बोली, मैं तो हूँ ही बड़ा बेशरम, बोल क्या करेगी, राजेश बोला। उनमें से दूसरी बोली, ये ताव किसे दिखाता है, तेरे जैसे बहुत पड़े हैं, मुझे पता है कि तू कैसी है, तभी तो पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, राजेश बोला। उनमें से एक पवित्रा से बोली, ये तू चुपचाप क्यों खड़ी है, रोकती क्यों नहीं अपने यार को? ये सुनकर पवित्रा ने राजेश से कहा, आप शांत हो जाइए ना, क्यों बहस कर रहे हैं इन सब से? पवित्रा ने कहा तो राजेश शांत होकर वहां से चला गया और फैक्ट्री के पीछे वाले बगीचे के एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पवित्रा भी टिफिन लेकर उसके पीछे पीछे पहुंची और उसके पास जाकर बोली, आपको उन सब के मुंह नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो मेरे और तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी, तो क्या मैं मुंह बंद करके बैठ जाता? राजेश बोला। वे लोग ऐसे हैं तो क्या आप भी उनके जैसे बन जाएंगे? पवित्रा बोली, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, मैं कुछ समझी नहीं। पवित्रा बोली, तभी तो 24 घंटे उपदेश ही देती रहती हो, राजेश बोला। ये सुनकर पवित्रा हंस पड़ी और साथ में राजेश भी मुस्कुरा पड़ा। फिर पवित्रा बोली, चलिए अब गुस्सा थूक दीजिए, खाना खाते हैं। और फिर दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। फिर पवित्रा बोली, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अब तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना, जो कुछ पूछना है पूछ सकती हो, राजेश बोला। आप जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे भीतर से नहीं हैं, कोई तो ऐसा गम है जो आपको भीतर से खोखला कर रहा है। सुना है दोस्तों को अपना दर्द बताने से दर्द बढ़ जाता है। यदि आप अपनी तकलीफ मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं, शायद आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए, पवित्रा बोली। दिल के दर्द की कोई दवा नहीं होती पवित्रा, वो तो केवल उसका मासूक ही दूर कर सकता है, राजेश बोला। तो क्या आप अपना दर्द अपनी मासूक के साथ क्यों नहीं बांट सकते? पवित्रा बोली, वो इस दुनिया में होती तो जरूर बांट लेता, उसके गम में ही तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, राजेश बोला। क्या मैं जान सकती हूँ कि उसके मरने की वजह क्या थी?
पवित्रा बोली, तुम आज ही सारी तहकीकात कर लेना। राजेश बोला, कोई बात नहीं, अगर आपको अपने बारे में कुछ भी बताना पसंद नहीं तो मैं जिद नहीं करूंगी। पवित्रा बोली, अब तुमसे नहीं कहूँगा अपना दर्द तो किससे कहूँगा, सुनना चाहती हो तो सुनो। और फिर इतना कहकर राजेश अपने अतीत में पहुँच गया और वो बोला, ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 14 साल का था और मैं गांव में रहता था, 8वीं में पढ़ रहा था। मेरे पिता मेरे बचपन में मुझे छोड़कर जा चुके थे। जैसे तैसे मेरी माँ दूसरों के खेतों में काम करके घर का गुजारा करती। एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। एक वही तो कमाने वाली थी, वो भी बिस्तर पर लेट गई। अब हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं थे, माँ का इलाज कैसे करवाते। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पड़ोसी कुछ दिनों तक हमारी मदद करते रहे, फिर उन्होंने भी मदद करना बंद कर दिया। एक रोज माँ की हालत इतनी बिगड़ गई कि मुझसे देखा ना गया। मैंने सोचा क्यों ना चोरी करके पैसे लाऊं और माँ का इलाज करवाऊं। लेकिन जब मैं गांव में चोरी करने गया तो मैं चोरी करते वक्त लोगों द्वारा पकड़ा गया। अब वहां मौजूद लोगों ने कहा कि वे मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन मैं इस बात से डर गया, इसलिए उन सब के बीच से खुद को छुड़वाकर ऐसा भागा कि भागता ही रहा। मैं भागते भागते पक्की सड़क पर जा पहुंचा और जब शहर जाने वाली बस आई तो उसमें बैठ गया। कंडक्टर ने जब टिकट लेने को कहा तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसने मुझसे बस से उतर जाने को कहा, लेकिन फिर मैंने उसे झूठ बोला कि मेरे बापू शहर में रहते हैं, बहुत बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, भगवान के लिए मुझे उनके पास जाने दो। लेकिन कंडक्टर ने मेरी एक ना सुनी। तब उस बस के यात्रियों में मौजूद एक ने मुझ पर दया दिखाकर मेरे टिकट के पैसे चुका दिए। इस तरह से मैं शहर पहुंच गया। शहर पहुंचकर मैं यूं ही भूखा प्यासा सड़कों पर भटकता रहा, किसी भी फुटपाथ पर जाकर सो गया। फिर जब मुझसे भूख बर्दाश्त न हुई तो मैं एक दुकान से समोसा चुराकर भाग निकला, लेकिन दुकान वाले ने चोर चोर करके शोर मचाना शुरू कर दिया। दुकान वाले की बात सुनकर बहुत से लोग मेरे पीछे आने लगे तो मैं वहां से भागने लगा। वे लोग मेरे पीछे पीछे और मैं आगे जाकर एक गली में घुस गया। वहां पर एक रिक्शे वाला खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 20 साल होगी। उसने मुझे भागते हुए देखा तो मुझे इशारा करके एक दीवार के पीछे फादने को कहा। मैं दीवार फाद कर उस ओर चला गया और इसके बाद जो लोग मुझे खोजते हुए आए थे वे उस रिक्शे वाले से मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या तुमने यहाँ किसी 14 साल के लड़के को भागते हुए देखा क्या। तब वो रिक्शे वाले ने किसी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ देखा है, वो लड़का उस गली की ओर भागता हुआ गया है। और फिर सभी लोग उस गली की ओर चले गए और मैं बच गया। उन सब के जाने के बाद उस रिक्शे वाले ने मुझे आवाज देकर कहा, ओ छोटू अब बाहर आ जा। वे सब लोग चले गए। उस रिक्शे वाले की बात सुनकर मैं दीवार फाद कर इस ओर आया और उसे बोला, भैया तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब वो बोला, छोटू धन्यवाद किस बात का, इस दौर से मैं भी कभी गुजर चुका हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुमने आज बचा लिया। और इतना कहकर मैं जाने लगा तो उसने मुझसे पूछा, कुछ खाया तुमने। मैंने कहा, नहीं, 2 दिन से भूखा था, तभी तो समोसा चुरा कर खा रहा था। लेकिन दुकानदार ने चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं भागकर इधर चला आया। अब कहाँ रहेगा तू? उस रिक्शे वाले ने पूछा। कहीं भी फुटपाथ पर, मैंने कहा। और खाएगा क्या? रिक्शे वाले ने पूछा। पता नहीं, मैं बोला। मेरी बात सुनकर वो रिक्शे वाला बोला, छोटू जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है ना, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आज से तू मेरा छोटा भाई है और तू मेरे साथ ही रहेगा। चल पहले तुझे पेट भरकर खाना खिलाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। वैसे नाम क्या है तेरा? मेरा नाम राजेश है, मैंने कहा। और मेरा नाम ईश्वर। मेरे गांव में सब बड़े भाई को दादा कहकर पुकारते हैं, तो आज से मैं तुम्हें ईश्वर दादा कहकर पुकारा करूँगा, मैंने कहा। ये तो इत्तेफाक हो गया छोटू, तेरे नाम का भी वही मतलब है जो मेरे नाम का मतलब है, ईश्वर दादा बोला। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उस दिन ईश्वर ने एक ढाबे पर पहले मुझे भरपेट खाना खिलाया, फिर उसके बाद वो मुझे उस कमरे में ले गया जहाँ उसके साथ 2-3 लोग और रहते थे
और वे भी ईश्वर दादा की तरह रिक्शा चलाते थे या मजदूरी करते थे। सब लोगों ने इस रात मेरी राम कहानी सुनी तो अपनी अपनी जमा पूंजी देकर मुझे वापस मेरे गांव ये कहकर भेज दिया कि तू गांव जाकर अपनी माँ का इलाज करवा। मैं वो रुपए लेकर जब गांव पहुंचा तब तक मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उस रात मैं अपने घर में अकेला रात भर रोता रहा और फिर मैंने सोचा अब मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, इसलिए मैं फिर से ईश्वर दादा के पास शहर लौट गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।